हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। बाल देख रेख संस्था के अंतर्गत जो अधीक्षक पदों की भर्ती निकली है उसी की तैयारी के क्रम में ये हमारा वीडियो नंबर 3 है। सिलेबस को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें पार्ट 2 के अंतर्गत बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान आप सभी से पूछे जाएंगे। उसी में और डीप में जाएंगे तो एक टॉपिक मिलेगा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 अर्थात पॉक्सो एक्ट जो 2012 है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो पॉक्सो एक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो पॉक्सो एक्ट से संबंधित हम यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग पीडीएफ का डिमांड कर रहे हैं तो वहाँ पे पीडीएफ डाल दूंगा। बस आप सभी को करना यह होगा कि आंसर आप सभी को खुद ही टिक करना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। आपको करना यह है कि वीडियो को पॉज करना है और सारे प्रश्नों को आपको टेस्ट की तरह लगाना है और लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 30 में से आपका कितना सही होता है। राइट, देखिए पहला प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर है कि पॉक्सो अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2010 में, 2012 में, 2013 में या फिर 2015 के अंदर? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डेट भी याद रखिएगा कि कौन से डेट को इसको लागू किया गया था। तो डेट था 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर 2012 को ही पॉक्सो एक्ट को भारत के अंदर लागू किया गया था। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत बालक से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए है 12 से कम आयु का व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी है 14 से कम आयु का व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी है 16 से कम आयु का व्यक्ति और ऑप्शन नंबर डी है 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। बताइए। तो ये अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आप सभी से पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस पूरे अधिनियम को पढ़ेंगे तो आप सभी को ज़्यादा अच्छे से एमसीक्यू को लगा पाएंगे। ठीक है। तो 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी व्यक्ति होंगे उन सभी को ही बालक कहा गया है पॉक्सो अधिनियम के अंदर। राइट, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए। तीसरा प्रश्न है कि पॉक्सो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल श्रम को रोकना, बाल विवाह को रोकना, बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देना या फिर बाल शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पॉक्सो अधिनियम का क्या मुख्य उद्देश्य है? कि जो बालक हैं उनको लैंगिक अपराधों से रोकना, संरक्षण देना। ठीक है। चौथा प्रश्न को ध्यान से देखिए कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट की स्थापना किसके लिए की जाती है? सामान्य अपराधों के लिए, लैंगिक अपराधों से जुड़े मामलों को त्वरित सुनवाई हेतु, ऑप्शन नंबर सी है वित्तीय अपराधों के लिए या फिर ऑप्शन नंबर डी है घरेलू हिंसा के मामलों के लिए। बताइए। तो लैंगिक अपराधों से जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं उनके त्वरित सुनवाई के लिए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि पॉक्सो एक्ट 2012 के अनुसार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का क्या अर्थ होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है। बताइए क्या अर्थ होता है? पहला, बिना स्पर्श के अपराध करना, बी है शारीरिक प्रवेश सहित अपराध करना, ऑप्शन नंबर सी है मानसिक उत्पीड़न या फिर ऑप्शन नंबर डी जो है मौखिक उत्पीड़न। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। शारीरिक प्रवेश सहित जो अपराध होता है उसी को हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न है कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का संबंध किससे है? सामान्य अपराध से, गंभीर परिस्थितियों में किया गया अपराध, सी है आर्थिक अपराध या फिर डी है बाल श्रम से संबंधित अपराध। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गंभीर परिस्थितियों में जो किया गया अपराध है उसी को एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 को देखिएगा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध की रिपोर्ट न करने पर क्या दंड का प्रावधान है? कोई दंड नहीं, 6 माह तक की कैद या जुर्माना या दोनों, सी 1 वर्ष का कैद या फिर ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष का कैद। बताइए। तो 7वें का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तक का कैद भी हो सकता है या फिर आपसे जुर्माना भी हो सकता है या फिर दोनों भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 8वां है कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत जांच कितने दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 60 दिनों के भीतर पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत जांच पूरी हो जाना चाहिए। ठीक है। 9वां प्रश्न है कि पॉक्सो एक्ट के अनुसार पीड़ित बालक का बयान किसके समक्ष लिया जाता है? पुलिस स्टेशन में, अदालत में, बालक के घर या सुरक्षित स्थान पर या फिर जेल परिसर में? बताइए। तो किसी पीड़ित बालक के साथ लैंगिक अपराध हुआ है तो उसका जब बयान लिया जाता है ना, तो उनके घर वालों के सामने, बालक के घर में या फिर सुरक्षित स्थान पर ही
उससे बयान लिया जाता है। तो इसका सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 जो है किससे संबंधित है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी से धाराओं से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अध्याय से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न को ध्यान से देखिए कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 किससे संबंधित है। रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, जांच से संबंधित है, सजा से संबंधित है या फिर विशेष न्यायालय से संबंधित है। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। 11वां प्रश्न है कि पॉक्सो एक्ट की धारा 28 किससे संबंधित है। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से, स्पेशल कोर्ट की स्थापना से, बालक की परिभाषा से या फिर अपराध की सजा से। बताइए क्या इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय की स्थापना से संबंधित है इस अधिनियम का धारा 28। तो याद रखिएगा, मैं फिर से बता दूं कि धाराओं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 12वां प्रश्न है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2020 में क्या नया प्रावधान जोड़ा गया है। बाल विवाह से संबंधित धारा, पुनर्वास और मुआवजा की प्रक्रिया, शिक्षा अनिवार्यता या फिर बाल श्रम निषेध। बताइए क्या इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, पुनर्वास और मुआवजा की प्रक्रिया से संबंधित में जब नया प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न है कि नियम 2020 के अनुसार मुआवजा देने का अधिकार किसे है। पुलिस अधिकारी को, बाल कल्याण समिति को, राज्य सरकार को या फिर न्यायालय को। क्या इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, न्यायालय को। ठीक है, मुआवजा देने का अधिकार किसको है, न्यायालय को है। प्रश्न क्रमांक 14 को देखिए कि बालक का चिकित्सा परीक्षण किसकी उपस्थिति में किया जाना चाहिए। शिक्षक की, माता पिता या अभिभावक की, पुलिस अधिकारी की या फिर किसी मित्र की। बताइए क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माता पिता या अभिभावक के उपस्थिति के अंदर ही बालक का चिकित्सा परीक्षण होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि पॉक्सो अधिनियम में नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी का क्या अर्थ है। बालकों की पहचान को गुप्त रखना, अपराधी का नाम छिपाना, न्यायालय को छिपाना, गवाहों का नाम प्रकाशित न करना। क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बालकों की पहचान जिसके साथ लैंगिक अपराध हुआ है उसकी पहचान को गुप्त रखना नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी कहलाता है। 16वां प्रश्न है कि यदि अपराधी महिला हो तो जांच कौन करेगी। कोई अधिकारी, पुरुष अधिकारी, महिला पुलिस अधिकारी या फिर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। बताइए। तो कोई पुलिस महिला अधिकारी जो होगी उसी के द्वारा जांच किया जाएगा। ठीक है, 17वां प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 17 है कि बालक के बयान को किस माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है। वीडियो के माध्यम से, केवल लिखित रूप में, मौखिक रूप में या फिर गवाह के माध्यम से। क्या इसका आंसर होगा। बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकता है बालक के बयान को। 18 नंबर का प्रश्न है कि पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत किस प्रकार की सुनवाई निषिद्ध है। बंद न्यायालय, इन कैमरा सुनवाई में, खुली अदालत में सुनवाई, ऑनलाइन सुनवाई या फिर त्वरित सुनवाई। बताइए क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, खुली अदालत में सुनवाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह निश्चित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 को देखिए। प्रश्न है कि चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर का आशय क्या है। बालक को आरामदायक और भयमुक्त माहौल देना, सख्त पूछताछ करना, मीडिया द्वारा प्रश्न पूछना या फिर पुलिस हिरासत में रखना। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर दिख रहा है, बालकों को आरामदायक और भय मुक्त माहौल प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छे से अपने सारे बयान को दे सके। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 33(7) के अंतर्गत क्या लिखा गया है या फिर इसके अनुसार क्या प्रावधान है। ए है, बालकों को बार बार पूछताछ नहीं किया जाएगा, बालकों से कई बार पूछताछ की जाएगी। सी है, बालकों को सजा दी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी है, बालकों को गवाह नहीं बनाया जाएगा। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। तो एक ही बार पूछ लेने के बाद वो बालक से बार बार पूछताछ नहीं किया जाएगा। जो एक बार उसका बयान हो गया वही फाइनल माना जाएगा। ये 33(7) जो धारा है उसके अंतर्गत कहा गया। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न के साथ साथ उसके जो धारा भी आ रहा है ना उनको भी आप एक जगह हो सके तो नोट डाउन करते चलेंगे। 21वां प्रश्न है कि अपराध की सूचना किसे दी जा सकती है। केवल माता पिता को, केवल न्यायालय को, किसी भी पुलिस अधिकारी या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर किसी शिक्षक को। क्या इसका आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, किसी भी पुलिस अधिकारी को या किसी भी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को अपराध की सूचना जो है दी जा सकती है। 22वां प्रश्न है कि पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन का कार्य कौन करता है? सामान्य वकील, विशेष लोक अभियोजक या फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सी पुलिस अधिकारी या फिर डी मजिस्ट्रेट। क्या इसका आंसर होगा? तो बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। विशेष लोक अभियोजक जो होगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, उसी को अभियोजन करने का कार्य दिया जाता है, वही कार्य करता है, ठीक है। 23वां प्रश्न है कि पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत सजा सुनाए जाने से पहले बालक को क्या अधिकार है? अपनी बात लिखित रूप से देने का, न्यायालय से प्रतिपूर्ति मांगने का, अपनी पहचान उजागर करने का या फिर मीडिया साक्षात्कार देने का? बताइए, ये भी एक अच्छा प्रश्न हो जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, न्यायालय से प्रतिपूर्ति मांगने का अधिकार है, ठीक है। किसको? बालक को। 24वां प्रश्न है कि पॉक्सो अधिनियम 2020 के अनुसार सहायता केंद्र कौन संचालित करता है? एनजीओ, राज्य सरकार, बाल कल्याण समिति या फिर शिक्षा विभाग? किसके द्वारा? बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के द्वारा सहायता केंद्र का संचालन किया जाता है। 25वां प्रश्न को देखिए ध्यान से। प्रश्न है कि पॉक्सो अधिनियम किस मंत्रालय के अधीन लागू है? गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर न्याय मंत्रालय? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कि जो राज्य का महिला एवं विकास मंत्रालय होता है उसी के अंदर पॉक्सो अधिनियम जो है इसी मंत्रालय के अधीन लागू होता है, ठीक है। 26वां प्रश्न है, आसान प्रश्न है कि पॉक्सो एक्ट 2012 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? ये आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। 9 अध्याय और 46 धाराएं हैं पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत, ठीक है। प्रश्न है कि पॉक्सो एक्ट 2012 के अध्याय और उनके विषय में असुमेलित विकल्प कौन सा है? असुमेलित पूछा है। ध्यान से वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर याद रखिएगा। हाँ, अगर नहीं पता है तो आप नोट डाउन करके जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये सुमेलित नहीं है। अध्याय 2 बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध से संबंधित है, ये सही है। सी है अध्याय 5 मामलों की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, ये भी सही है। डी है अध्याय 6 बालकों के कथनों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया, ये भी सही है। लेकिन जो बी है ये सुमेलित नहीं है। विशेष न्यायालय ये जो है ये आपको कौन से अध्याय के अंदर मिलेगा? तो अध्याय 7, ठीक है। इस अधिनियम का जो अध्याय 7 है उसके अंतर्गत विशेष न्यायालय का प्रावधान है। अध्याय 3 जो है ये अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग से संबंधित है, तो आप इसको भी नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। तो अध्याय 7 में विशेष न्यायालय का प्रावधान है और अध्याय जो 3 है इसमें अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग से संबंध रखता है। 26वां प्रश्न है कि लैंगिक उत्पीड़न का वर्णन पॉक्सो अधिनियम की किस धारा में है? ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। बताइए कि लैंगिक उत्पीड़न का वर्णन जो है पॉक्सो अधिनियम के किस धारा में किया गया है? धारा 7, धारा 11, धारा 15 या फिर धारा 13? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, धारा 11 के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न का वर्णन किया गया है, ठीक है। धारा 7 जो है ये लैंगिक हमला से संबंधित है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। ये तो धारा 13 है, इसमें अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग, ठीक है। धारा पूछेगा तो धारा 13 में बताया गया है कि अश्लील प्रयोजनों के लिए बालकों का उपयोग से संबंधित प्रावधान है और अध्याय 3 के अंतर्गत है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी अध्याय भी आपको याद रखना है और धारा भी आपको याद रखना है। 29वां प्रश्न है कि पॉक्सो एक्ट 2012 के धारा 7 में वर्णित लैंगिक हमला के लिए क्या दंड का प्रावधान है? कम से कम 3 वर्ष का, कम से कम 5 वर्ष का, कम से कम 10 वर्ष का या फिर कम से कम 7 वर्ष का? बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। धारा 7 में क्या वर्णन किया गया है? लैंगिक हमला का। और धारा 7 के बाद आता है धारा 8। तो लैंगिक हमला में जो भी होगा लैंगिक हमला उससे संबंधित जो दंड का प्रावधान बताया गया है वो धारा 8 में बताया गया है। और धारा 8 के अधीन कहा गया है कि जो भी हमलावर होगा या फिर जो भी अपराधी होगा उसको 3 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगा, कम से कम 3 वर्ष का सज़ा होगा, कारावास होगा और किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, मतलब 5 वर्ष तक का भी हो सकता है। साथ ही साथ उसको आर्थिक रूप से जुर्माना भी उससे लिया जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 30वां और आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए कि पॉक्सो एक्ट 2012 के किस धारा में त्वरित विचारण नहीं है, विचारण, ठीक है, त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के लिए विशेष न्यायालयों को अभिहित किए जाने का प्रावधान किया गया? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। बताइए कि त्वरित विचारण के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में क्या प्रावधान है कि विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जा सके? धारा 20 में कहा गया है, धारा 23 में, धारा 28 में या फिर धारा 27 के अंदर? ये प्रश्न ऑलरेडी शायद पहले आ चुका था, यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में क्वेश्चन को बनाया गया है। सी इसका राइट आंसर है।
ठीक है, इस अधिनियम का जो धारा 28 है उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार चाहे तो किसी भी मैटर का, ठीक है, उसका त्वरित विचारण उपलब्ध कराने के लिए विशेष न्यायालय का स्थापना कर सकता है। और कैसे स्थापना करेगा, तो राजपत्र में बाकायदा उसको प्रकाशित किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा और फिर उसका गठन किया जाएगा विशेष न्यायालय का। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 प्रश्न हमने देखा, 30 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस टॉपिक का, तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। जो इंपॉर्टेंट डाटा मिला होगा उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तैयारी अच्छे से करें, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF दे दूंगा, बट आंसर आप सभी को खुद ही टिक करना होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।